अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक केमिस्ट्री सेशन 2026-2027 जिसका लेक्चर नंबर 1 है। आज चैप्टर नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है दिस इज़ चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ के जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मीन के उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम में नहीं डिस्कस किया जाएगा। तो हम आपका जो यहाँ पे टाइम होगा वो यूटिलाइज़ करेंगे उन असेसमेंट के लिए जो फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। आप तमाम बच्चों को, आप तमाम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, तमाम स्कूल्स को इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम किया जाता है और मैं दुआ गो हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। आज का जो चैप्टर नंबर 2 से होगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैटर होता क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग that has space, that has mass, and occupy some space, इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल में क्या हो सकता है कि मैटर की एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टेबल है, चेयर है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, बज़ाते ख़ुद जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? मैटर के अंदर शामिल है। ठीक है। अब जो मैटर एग्ज़िस्ट करता है कितनी स्टेट्स के अंदर एग्ज़िस्ट करता है? तो जनरली हम 3 स्टेट्स को स्टडी करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं कि जो मैटर है वो जनरली 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं लेकिन हमने लिटरेचर को फॉलो करना है, आपकी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर as discussed in this chapter। ठीक है। सबसे पहले कौन सी होगी? हम अगर लिखते हैं ए पे सॉलिड, बी पे लिक्विड और जो सी है उसको हम क्या लिख रहे हैं? गैस। ठीक है। अब सॉलिड क्या होता है इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब सॉलिड जो है, सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप, ठीक है, पार्टिकल्स आर एट फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है। और भी बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो सॉलिड के अंदर जो होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ETC। अब अगर हम जाते हैं गैस के हवाले से, तो गैस क्या है या लिक्विड क्या है? लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट। ठीक है। अब जो गैस है, गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। फिक्स शेप का क्या मतलब है कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती।
लिक्विड को आप जिस कंटेनर के अंदर आप ऐड करते हैं वो वही शेप एक्वायर करता है, जबकि जो गैस है, गैस पार्टिकल्स डज नॉट हैव फिक्स शेप, इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर के अंदर आप ऐड करेंगे वैसी शेप एक्वायर करेगा। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जो अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक है। तो जैसे हम अगर एग्जांपल में लिखें तो सॉलिड की एग्जांपल क्या हो सकती है? सॉलिड की एग्जांपल में फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल हो सकता है, आइस हो सकती है। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड वाटर H2OL, साथ में हम क्या लिखेंगे? स्मॉल l। उसी तरह से अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में H2O और इसके साथ हम क्या लिख देते हैं? G। अब कुछ ये इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का थोड़ा सा। अब अगर हम इसकी नोटेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में ये नोटेशन कैसे होती हैं, कुछ हमने चीज़ें पढ़नी हैं जो कि आगे हम जाएंगे। सबसे पहले हम नोटेशन की बात करेंगे। नोटेशंस क्या हैं? जैसे हम कहते हैं कि H2O को हम सॉलिड फॉर्म में लेके जा रहे हैं और इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा? ये किस फॉर्म में चला जाएगा? H2O गैसियस स्टेट के अंदर, ठीक है। इस फिनोमेना के अंदर जो हम सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं S और G, S क्या है? सॉलिड, और ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया? आइस का। और जो H2O गैस है ये किस चीज़ का फार्मूला हो जाएगा? स्टीम का। मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे चेंज हो रही है। जो हम सबस्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं उनको हम नोटेशंस कहेंगे। इसी तरह से जो अगर हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं नेक्स्ट के H2O गैस है, H2O गैस से ये किस में जा रही है? H2O लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब ये गैशियस स्टेट के अंदर था, स्टीम थी, स्टीम से ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लिक्विड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिनोमेना अक्कर हो रहे हैं कि जैसे कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड। आइस थी, इसमें गैशियस के अंदर डायरेक्ट चली गई तो इसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। अगर कोई चीज़ जो है वो सॉलिड से गैशियस स्टेट में डायरेक्ट जाती है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। गैशियस से लिक्विड में चली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। ये नोटेशन में मैंने कुछ प्रोसेस आपको बता दिए। अब हम जो नेक्स्ट जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, फेज़ ट्रांजिशन और स्टेट चेंज क्या होती है और कितनी फेज़ ट्रांजिशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो हम स्टडी करते हैं। फेज़ ट्रांजिशन या स्टेट चेंज, ये क्या होता है? स्टेट चेंज, जिसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं? फेज़ ट्रांजिशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये ट्रांजिशन होता है, द ट्रांजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर, ठीक है। या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दूसरा इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? आर द प्रोसेस in which a substance changes its state। तो ये डेफिनेशन हो सकती है। अब इसमें कितनी किस्म की ट्रांजिशन हो सकती है जो कि हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और उसके बाद क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग के बाद है वेपोराइजेशन।
वेपराइजेशन के बाद क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेल्टिंग हो गया। मेल्टिंग को हम अगर बताना चाहें तो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब स्टेट किस में जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। जब वेपोराइजेशन किस में जाएगी, लिक्विड से गैस के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है कि जब गैसियस स्टेट किस में चली जाती है, लिक्विड के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जो 4 पॉइंट है उसको हम क्या लिखेंगे, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। चौथा पॉइंट जो यहाँ पे आएगा, 4 पॉइंट सब्लिमेशन, और लास्ट पे 5वां जो है वो डिपोजिशन। ठीक है। अब इसमें जो है अगर इसको हम देखें तो सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद जो लास्ट पे है डिपोजिशन, ये सॉलिड गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आएगा। ठीक है, तो गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, डिपोजिशन। तो ये कुछ फेज़ ट्रांजिशंस हैं जो कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ते हैं। दीज आर फेज़ चेंजेस। ये क्या है, फेज़ ट्रांजिशन हो रहे हैं फ्रॉम वन फेज़ टू एन अदर। मतलब क्या है कि फ़ेज़ चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो हम इस जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम स्टेट चेंज को डिस्कस करेंगे। अब स्टेट चेंजेस में जाने से पहले हम इसमें जो कुछ चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग फेज़ चेंज, इसमें की पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जीज़ इन्वॉल्व होती हैं, टेम्परेचर कैसे एनर्जी के साथ रिलेशन करता है। तो वो हम की पॉइंट्स पहले हम देख लेते हैं, फिर हम मेल्टिंग पे जाते हैं। तो की पॉइंट्स इसमें क्या होंगे वो आपने याद रखने हैं। की पॉइंट्स हमेशा तमाम के लिए तकरीबन सेम रहेंगे कि टेम्परेचर, या उससे पहले आप दो एनर्जीज़ हैं उसको अगर हम डिफ़ाइन कर लें तो बेहतर रहेगा। कि जो एनर्जीज़ हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर हम आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम फेज़ चेंज में जाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी किसके साथ रिलेट करती है, काइनेटिक एनर्जी रिलेट्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। Particle as random motion of particle increases, the kinetic energy increases। ठीक है। मूवमेंट मीन के अगर पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी आ जाती है, उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि के ई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। इसमें जो की पॉइंट आएगा वो आपने याद रखना है। की पॉइंट इसमें क्या है कि ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर remains constant
एंड द काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। फेज चेंज के दौरान काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी सीखी और जो फेज चेंज होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी को हम देख लेते हैं कि वो कैसे जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको हम देखते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी is due to the position of particles। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि एडिड हीट is used to change the position of particles ठीक है। अब इसमें जो की पॉइंट है होगा क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी may be increased or decreased during phase change। ठीक है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है फेज़ चेंज के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आगे अभी स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, उसको हम देखते हैं ज़रा। सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है। पहला जो है दिस इज़ मेल्टिंग। इसमें क्या होगा कि the process of transition in which solid is heated at its melting point, it is converted to liquid state। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसकी हम अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे इक्वेशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं NaCl सॉलिड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इतनी हीट दे रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaCl लिक्विड के अंदर। और इसके लिए जो टेम्परेचर इसको चाहिए वो 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए। तो ये किस में चला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो फिनोमेनाज इसमें ऐड होते हैं वो हम देख लेते हैं। कौन सी चीज़ें जो इसमें होती हैं, जैसे ड्यूरिंग मेल्टिंग क्या हो सकता है वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। कि जो सॉलिड है, सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप
fixed shape, rigid structure, and strong forces of attraction, and strong forces of attraction. So heat, इसको हम लिख लें कि maximum heat is required to break the intermolecular forces, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पे है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस चाहिए ताकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ब्रेक डाउन हो सकें, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, द एडिड हीट is used to break intermolecular forces, so the potential energy of the particles अब हम लिख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस and temperature remains same, and as a result kinetic energy remains constant। तो रीज़न क्या होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो एडिड हीट किस में यूज़ हो जाएगी वो आपके सामने है। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और एग्ज़ाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वाटर है सॉलिड स्टेट में है तो ये किस में जा रहा है, इसको हीट मिलेगी तो H2O किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट के अंदर। जो सॉलिड आइस होती है जो कि हम प्रोटियम अगर इसमें यूज़ करते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जबकि जो दूसरा है NaCl वो 801 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो दोनों की जो फोर्सेस हैं उसमें बहुत सारा फ़र्क है। NaCl क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो आइस है इसको हम एमार्फस कंसिडर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलीन, क्योंकि इसमें पोरस पार्टीशन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जो डेंसिटी है वो लेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, तो ये फ्लोट करना शुरू कर देता है। हालांकि जो सॉलिड्स होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसमें यह भी है कि जो वाटर है वो एनामलस बिहेवियर शो करता है, इसकी डेंसिटी वेरी कर रही होती है। तो ये आपके सामने जो पहला फेज़ ट्रांजिशन था वो हमने आपके सामने रखा, जिसमें हमने सीखा कि मेल्टिंग जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, इसको क्या चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए होती है, जो आप ऐड एनर्जी करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो डेफिनेशन रह गई है वो मैं ऐड करके इसको क्लोज़ करता हूँ। जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो भी आपने याद करना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ टेम्परेचर at which a substance is converted to liquid state। इसके एग्जांपल अभी हमने डिस्कस भी की हैं, जैसे NaCl है तो इसका जो है वो 801 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि 0 पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा एक और टॉपिक जो आज का सेकंड होगा, दिस इज़ बॉइलिंग। अब बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग को ज़रा हम देखते हैं। बॉइलिंग क्या होता है, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू gaseous state at boiling point, of given लिक्विड। ठीक है, अब अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या हो सकती है, एग्जांपल में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे वाटर है तो वाटर को अगर हम हीट देते हैं तो कितनी टेम्परेचर पे ये जाके बॉयल करता है, तो ये गैसियस स्टेट में जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन आप याद कर लें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, अब जैसे बॉइलिंग प्रोसेस होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर at which a substance starts to melt। ठीक है, कि वो क्या करे, सॉरी, स्टार्ट टू बॉयल, बॉइलिंग टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट टू बॉयल। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ जाएगी। अब कुछ फिनोमेना जो अक्कर हो रहे हैं वो कैसे होते हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे आएगी, लिक्विड पार्टिकल्स हैव strong intermolecular forces, for example hydrogen bond, H bond is present, hydrogen bond is present between water molecules। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो एनर्जी इज नीडेड टू break down these intermolecular forces to convert liquid into free gaseous molecules। स्टीम। ठीक है, यहाँ पे हम मज़ीद लिखेंगे, ड्यूरिंग फेज चेंज only potential energy increases as added heat is utilized to break down intermolecular forces and temperature remains same,
रिमेन्स कांस्टेंट, इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बॉइलिंग के हवाले से हमने पढ़ी कि जो बॉइलिंग होगा इसमें कन्वर्जन होगी फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस स्टेट, और लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं उस पर कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल जो वाटर है इसमें जो फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं। इसमें जब हम जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बीकर है, इसमें जो लिक्विड आपने ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, इसमें क्या होगा कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स की जो रैंडम मूवमेंट है वो बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है कि काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाती है जब ये कितने टेम्परेचर पे पहुंचता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जो एडिड हीट है जो वो किस में यूटिलाइज़ हो जाती है, वो इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में यूटिलाइज़ होती है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पहले ये लिक्विड में थे, अब ये मॉलिक्यूल किस में चले जाएंगे, गैशियस स्टेट के अंदर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है तो फिर ये एक टेम्परेचर राइज नहीं करता, और फिर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, और चेंज किस में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो था, दिस इज़ बॉइलिंग। तो नेक्स्ट जो है फ्रीजिंग, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, फ्रीजिंग से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो दिखने में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसका बैकग्राउंड मौजूद होता है जो हमने डिस्कस करना होता है आपके साथ। तो आज के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ प्रोसेसेस आपको बताना ज़रूरी थे। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ जो इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर 2 का वो देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होती हैं, ट्रांजिशन होता क्या है, इसमें एनर्जीज़ का कैसे इफ़ेक्ट होता है, वो कैसे अफेक्टेड होती हैं। दो प्रोसेसेस आज के लेक्चर में हमने सीखे जिसमें मेल्टिंग है और बॉइलिंग शामिल है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेक्चर में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।